हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी सॉल्व पेपर का आज हम पांचवा भाग पढ़ने वाले हैं। ये 2014 से 2020 तक के मेंस के एमपीपीएससी मेंस के सॉल्व पेपर हैं और बहुत ही सरल तरीके से इनको तैयार किया गया है, क्योंकि मार्केट में जो सॉल्व पेपर आते हैं उससे पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घना लिखा हुआ होता है और एक पेज में बहुत सारा मैटर उसमें दिया होता है। तो उसी सुविधा को देखते हुए ये सॉल्व पेपर तैयार किए गए हैं। आप लोग इनको इनकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी परचेज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2014 से ये 2020 तक है और हमने 2018 से ये स्टार्टिंग किया है। इसके 4 भाग हम कर चुके थे, जिसमें हमने 2018 का पेपर फर्स्ट का 3 नंबर के, 6 नंबर के और 15 नंबर के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। क्योंकि इसमें अथवा वाले क्वेश्चन भी हम हल कर रहे हैं, तो जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन जो 15-15 नंबर में आते थे, उनके अथवा में भी एक एक क्वेश्चन आता था। तो उस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन हो जाते थे। तो लगभग 3 या 4 हम कर चुके हैं। बाकी हम आज करके भूगोल के 3 नंबर के स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भोज परमार की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां समझाइए। सबसे पहले ये देखिए कि भोज परमार कौन थे। हम सबसे पहले इंट्रो डालते हैं। तो इंट्रो मैंने थोड़ा डिज़ाइनर डाला है ताकि याद करने में परेशानी ना पड़े और आपका आंसर में भी सुंदर देखिए। फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ अगर आप अपने आंसर में करते हैं तो आपका आंसर जो है बहुत सुंदर दिखने लगता है। भोज परमार का समय कब से कब तक था? 1000 से 1055 ईस्वी तक इनका समय था। ये परमार वंश के महान शासक थे, सिंधु राज के उत्तराधिकारी थे और तलवार तथा ज्ञान के ये धनी थे। भोज परमार के इंट्रो में आपको ये 3 चीज़ें लिखना है। परमार वंश का एक महान शासक, सिंधु राज का उत्तराधिकारी और तलवार तथा ज्ञान का धनी। इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भोज परमार कौन है? परमार वंश का महान शासक, सिंधु राज का उत्तराधिकारी तथा तलवार और ज्ञान का धनी। इसकी राजनीतिक उपलब्धि अगर हम देखें तो जो भोज परमार है उसकी राजधानी मध्य प्रदेश के धार में थी। और इसके धार में बदल ली थी, इसके पहले उज्जैन में थी। और वर्तमान में अगर बात की जाए, जब इनका शासन रहा था लास्ट तक, तो उनकी राजधानी धार थी। एक हम एक मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मैप में ये जो चित्र है, ये परमार वंश को जो है परमार वंश का शासन बताता है। तो आपको इस चित्र भी बनाना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपने इंट्रो लिया और यहाँ पे एक चित्र बना दिया। अब हम देखते हैं उनका साम्राज्य का विस्तार। तो सबसे पहले साम्राज्य के विस्तार में उन्होंने कल्याणी के चालुक्यों को हराया, लौट के कीर्तिवर्मन को हराया। सबसे पहले किसको? कल्याणी के चालुक्य को हराया, लौट के कीर्तिवर्मन को हराया, इंद्र नामक शासक को हराया। कल्याणी के चालुक्य को, लौट के कीर्तिवर्मन को, इंद्र नामक शासक को हराया। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कल्याणी के चालुक्य को हराया, लौट के कीर्तिवर्मन को हराया, इंद्र नामक शासक को हराया, कलचुरी शासक इंद्रदेव को हराया, चौहान नरेश वीर राम को हराया और गुजरात विजय। इस प्रकार मध्य भारत में इन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका इंट्रो लिख लिया, उनका चित्र बना दिया। फिर उन्होंने अपने साम्राज्य को किस किस शासक को हराकर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कल्याणी के चालुक्य, लौट के कीर्तिवर्मन, इंद्र शासक, कलचुरी शासक इंद्रदेव, चौहान नरेश वीर राम और गुजरात विजय। इस प्रकार उन्होंने अपना मध्य भारत में विशाल साम्राज्य बनाया। अब हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक उपलब्धि इनकी क्या थी। उदयपुर प्रशस्ति इन्होंने लगवाई, फलवन अभिलेख, नगोई अभिलेख, भोजपाल अभिलेख, स्थापत्य कार्य में अभिलेख में इनकी कौन कौन सी आ जाएंगे? उदयपुर प्रशस्ति आ जाएगा, फलवन अभिलेख आ जाएगा और नगोई अभिलेख आ जाएगा। स्थापत्य कार्य में क्या आ जाएगा? भोपाल, भोजपाल, भोजपुर, शिवलिंग। भोजपुर आप लोग गए होंगे तो मध्य प्रदेश का, इसको मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो भोजपुर का जो बड़ा सा भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो इन्होंने बनवाया। धार में भोजशाला इन्होंने बनवाई। उज्जैन का जंतर मंतर इन्होंने बनवाया। तो भोजपाल, भोजपुर, भोजशाला, जंतर मंतर ये इनके स्थापत्य कार्य में आ गए और ऊपर इनके ये अभिलेख आ गए। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। फिर अगर इनकी राज्य सीमा की बात की जाए तो इनकी राज्य सीमा गोदावरी, खानदेश, अगर साउथ में बात करें दक्षिण में तो गोदावरी तक, खानदेश बुरहानपुर में दक्षिण में, कोंकण और मालवा, ये इनकी 4 सीमा इनकी फैली हुई थी। गोदावरी, खानदेश, मालवा और कोंकण। राजा भोज की जो राज्यों की जो सीमाएं थी वो इस तरह से 4 क्षेत्रों में बटी हुई थी। अगर इनके ग्रंथ देखें तो ग्रंथ थे सरस्वती
सरस्वती कंठावरण, सम्रांगण, सूत्रधार, सिद्धार्थ संग्रह, विद्या विनोद, योग सूत्र वृत्ति, ये राजा भोज के ग्रंथ थे। अब हम लास्ट में इंट्रो लिखेंगे। आईने अकबरी के अनुसार उन्होंने लगभग 500 विद्वानों को अपने राज्य में शामिल किया था। निष्कर्षतः राजा भोज का समय सामाजिक सांस्कृतिक स्थापत्य दृष्टि से अद्भुत काल था। राजा भोज परमार की शासक विद्वता के कारण उन्हें कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। इन्होंने आयुर्वेद सर्वस्व और स्थापत्य शास्त्र मतलब सम्रांगण सूत्र की रचना की थी। क्या इन्होंने आयुर्वेद सर्वस्व और स्थापत्य शास्त्र सम्रांगण सूत्रधार की रचना की थी। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर ये लिख सकते हैं। अगले आंसर जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे MPPSC मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है। सॉल्व पेपर भी उन्हीं नोट्स का ही हिस्सा है। उसी तरह से इनको भी तैयार किया गया है। अगर आप हमारे मेंस के नोट्स प्लस सॉल्व पेपर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप सिंगल सोर्स सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सिंगल सॉल्व पेपर 2014 से 2020 तक अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आप MPPSC मेंस 2019 के नोट्स या MPPSC मेंस 2021 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं या अगली 22 के लिए या 23 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उनकी भी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है। साथ में MPPSC प्रीलिम्स के भी नोट्स उपलब्ध हैं। मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। ये समझ लीजिए एक प्रकार की क्लासेस है जो उन्हीं को मिलती है जो नोट्स लेते हैं। इन ग्रुप में तैयारी कराई जाती है। अलग अलग आंसर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में एकदम क्वेश्चन को देख के आप घबराए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की आपको प्रैक्टिस हो सके तो आप वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डालो। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, जुड़ जाइएगा। अगर आपका नंबर मेरे पास अभी तक सेव नहीं करवाया है तो अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप करके सेव कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके और महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डालो तो राष्ट्रध्वज जो होता है, तो क्या हम झंडे की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम राष्ट्रध्वज की बात कर रहे हैं। राष्ट्रध्वज किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के हितों में चरखे युक्त तिरंगे झंडे को यह गौरव प्राप्त था। इस तिरंगे को सरकारी कार्यालयों में फहराकर स्वतंत्रता आंदोलन का विगल जबलपुर में 1923 में बजाया गया। क्या हुआ? इस तिरंगे को सरकारी कार्यालयों में फहराकर स्वतंत्रता आंदोलन का विगुल जबलपुर में 1923 में बजाया गया। मार्च 1923 में जबलपुर नगरपालिका में कांग्रेस का बहुमत था। असहयोग आंदोलन की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में जबलपुर का दौरा कर रहे अजमल खां और कांग्रेसियों के सम्मान के लिए जबलपुर जिला कांग्रेसी कमेटी ने जबलपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया। यह झंडा दमोह के एक युवा प्रेमचंद जैन उस्ताद ने फहराया था। पूरे भारत में यह पहला अवसर था जब कांग्रेसियों ने भवन पर झंडा फहराकर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी। पूरे भारत में यह पहला अवसर था जब कांग्रेसियों ने भवन पर झंडा फहराया और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर ने इस झंडे को उतारने का आदेश दिया। पुलिस ने झंडे को उतारकर पांव तले रौंद दिया था। इसी पर कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू हुआ। इंट्रो में ही लिख चुके थे कि यह हमारे गौरव और अस्मिता का प्रतीक है और जब ये जबलपुर में फहराया गया तो अंग्रेजों ने इसको उतार कर और इसको अपने पैरों से कुचल दिया, जिससे ये आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था। पंडित सुंदरलाल, नाथुराम मोदी, सुविधा कुमारी चौहान आदि ने इसमें भाग लिया। पंडित सुंदरलाल को इसके लिए 6 माह का कारावास भी दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सत्याग्रह के महत्व को अखिल भारतीय स्तर पर मनाने हेतु नागपुर को चुना। यहाँ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में तैयारियां की गई। नागपुर सत्याग्रह के साथ एक बार पुनः जबलपुर में सत्याग्रह शुरू हुआ। नागपुर में सत्याग्रहियों ने भी झंडा फहराने में सफलता प्राप्त की। किसमें? नागपुर में भी सत्याग्रहियों ने भी झंडा फहराने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से ये झंडा सत्याग्रह हमारा कंप्लीट हुआ और झंडा सत्याग्रह के साथ ही 2018 का पेपर 1 का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो है पार्ट बी को करेंगे। पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में एक तो खुद विंध्याचल आता है, दूसरा भांडेर श्रेणी आती है और तीसरी कैमूर श्रेणी आती है। विंध्याचल में क्या क्या होता है? विंध्याचल, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। अगला है संप्राय भूमि क्या है? तो ये संप्राय भूमि जो होती है वो नदी अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है।
क्या होती है संप्राय भूमि? नदी अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है। विभिन्न नदियों के बाढ़ के मैदान मिलकर संप्रदाय मैदान बनाते हैं। विभिन्न नदियों के जो बाढ़ के मैदान हैं वो मिलकर संप्राय मैदान बनाते हैं और यही संप्राय भूमि भी कहलाता है। संप्राय भूमि क्या है? नदी अपर्दन की अंतिम अवस्था है। विभिन्न नदियों के बाढ़ के मैदान मिलकर संप्राय मैदान बनाते हैं और यही संप्राय भूमि भी कहलाता है। पैंडा कृषि से आप क्या समझते हैं? तो पैंडा कृषि एक स्थानांतरित कृषि का ही स्थानीय नाम है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये प्रचलित है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पैंडा कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि का ही एक नाम है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ये प्रचलित है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम अगर हम देखें तो बुंदेलखंड सुपर ताप परियोजना छतरपुर के बरेठी में है, गाडरवाड़ सुपर ताप परियोजना नरसिंहपुर में है और सतपुरा सारणी ताप परियोजना बैतूल में है। अगला है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताओ। मैंने यहाँ एक चित्र से भी बताया है इसको कि ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैतूल जिले के मुल्ताई में है और पूर्व से पश्चिम नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। खंबात की खाड़ी ये है, अरब सागर को खंबात की खाड़ी बोला जाता है। तो उद्गम बैतूल जिले की मुल्ताई में पूर्व से पश्चिम में नर्मदा के समांतर बहती है और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है? तो मंगला बाड़मेर जिला राजस्थान में है। यह एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करो। तो भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात आएंगे। इलाहाबाद क्या है? गुजरात में भूकंप द्वारा निर्मित एक बड़ा अवरोधक है। इलाहाबाद क्या है? गुजरात में भूकंप द्वारा निर्मित एक बड़ा अवरोधक है। इसने सुनामी प्रभावित लोगों के प्राणों की रक्षा की और ये एक आपदा रक्षक भी है। अगला है लू क्या है? तो उत्तरी भारत में चलने वाली उष्ण शुष्क हवा को लू कहते हैं। पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर पूर्व में ये बहती है। मई जून में ये बहती है। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? मझगवा व हिनौता, अंगोरा और सतना, ये हीरा उत्पादक मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। अगला है एटॉल क्या है? एटॉल एक कोरल द्वीप है। एक कोरल द्वीप के एक बेल्ट से मिलकर आंशिक रूप से जलमग्न होता लैगून द्वीप है। मुख्यतः लक्षद्वीप में ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र बताओ। तो नेपानगर, होशंगाबाद, अमलाई और देवास। कौन कौन से हैं? नेपानगर, होशंगाबाद, अमलाई और देवास, ये मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अपभू तथा उपभू ज्वारकों से आप क्या समझते हैं? तो अपभू मतलब होता है दूर, अप और उप मतलब होता है पास। तो जब चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी होती है उस समय उच्च ज्वार आता है तो उसे अपभू कहते हैं। निकटतम देखो, निकटतम दूरी होगी तो उपभू कहलाएगा और अधिकतम दूरी होगी तो अपभू कहलाएगा। याद रखिएगा, निकटतम दूरी होगी तो उपभू कहलाएगा और अधिकतम दूरी होगी तो अपभू कहलाएगा। जो निकटतम दूरी जब होती है तो उच्च ज्वार आता है और जब अधिकतम दूरी होती है तो निम्न ज्वार आता है। 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो शिशु जनसंख्या पूछ रहे हैं, शिशु जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की होती है। 2001 में अगर शिशु जनसंख्या देखें तो लगभग 1,78,22,214 था। 1,07,82,214 था और यहाँ पे 1,08,09,395 था 2011 में। उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ कब और क्यों उत्पन्न हुई? तो उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ आई थी जून 2013 में। इस घटना में बादल फटना, लगातार 3 दिन तक बारिश, नदियों के कारण भूस्खलन शामिल था। इस प्रकार से हमने ये 3 नंबर के 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम भूगोल के 6 नंबर के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हमारे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।